अरुण भाई साहब माफ कीजिएगा, पहला असल में मैं टिप्पणी लेना चाह रहा था इलाहाबाद से, क्योंकि पहला किसी न्याय को जानने वाले, इस लॉ को जानने वाले व्यक्ति से टिप्पणी ले लेंगे। बाकी सुनील भाई साहब और नवेद जी हैं, इन लोग तो, हम लोग पॉलिटिकल एनालिसिस या उसका इम्पैक्ट क्या होगा या कितना मानेंगे उसकी बात करेंगे। लेकिन प्योरली एज अ पर्सन, क्या इससे कुछ वो मजबूत है कि सरकार थोड़ा थोड़ा रुकेगी, या इस पे आपको लगता है कि कोई रोक टोक नहीं होगी, जैसे चल रहा है वैसे चलेगा? अरुण भाई साहब। देखिए आनंद जी, ये जो है जस्टिस गवाई का ऑर्डर है, कोई ऑर्डिनरी ऑर्डर नहीं है, और उसके बारे में मैं बाद में आऊंगा। इन्होंने उसमें लिखा है कि इस जजमेंट की एक कॉपी जो है हर सरकार को भेजी जाए, और वो और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाई कोर्ट को भेजी जाए, और वो सरकार इंश्योर करेगी कि हर एक डीएम को ये एक सर्कुलर या जो भी नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है ये एक ऑर्डर की कॉपी मिले। अब एक तो प्रेस में इतना आ गया, और ऊपर से ये आ गया कि क्या क्या स्टिपुलेशन है, और उसके ऊपर से एक कॉपी अब चली गई डीएम को। अब सवाल उठता है कि हमारे योगी बुलडोजर बाबा कहें कि डिमोलिश करो, और डीएम कहे कि भैया मेरे को कंटेम्प्ट होगी। आप समझ रहे हैं, उनके हाथ से निकल गया। ये जो आरएसएस की और भाजपा की वो थी कि हम मुसलमानों से बदला लेंगे, उनका घर जो उजाड़ देंगे और तुम लोग ताली बजाओ, ये जो उनकी रिवेंज माइट इज राइट, और जो इनके हरदम आइडियोलॉजी एंटी माइनॉरिटी आइडियोलॉजी रही है, उसका उन्होंने पूरा इंतजाम कर लिया है। ये जो है डीएम की इतनी हिम्मत नहीं हो गई कि वो जो है कंटेम्प्ट, और उसमें कहा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा अगर आप नहीं पालन करेंगे, और डीएम को पूरा नोडल ऑफिसर बना दिया कि नोटिस की, जो आप डिमोलिशन की नोटिस देंगे, जो भी देगा वो एक पोर्टल बनाएगा, उस पोर्टल पर डालेगा। इतने सारे चेक्स एंड बैलेंसेस कर दिए अंडर द रूल ऑफ लॉ। तो जो डीएम को भी कानून पढ़ना पड़ता है और उसका वो जानकार होता है, वो ये नहीं है कि हम जो है इलेक्ट होके आ गए, लिख लोड़ा पढ़ पत्थर, जो मैंने कह दिया वही कानून है। इसी के बारे में उन्होंने कहा कि इट इज द रूल ऑफ लॉ, इट इज नॉट अ जंगल लॉ, इट इज नॉट द रूल ऑफ माइट इज राइट। ये तो मैंने पहले आपने जो वो क्वेरी दी कि कितना इफेक्टिव होगा, आप देखिएगा 24 घंटे से ये इफेक्टिव हो जाएगा, और सबको टाइम बाउंड कर दिया। अपील, उसको आप लिखेंगे, वो मिनट होगा, उसका राइट होगा कि अगर अपील हो तो उसमें जाएगा, कंपाउंडिंग का राइट होगा, और कितना अगर वायलेशन है तो उतना ही आप उसको ये कर सकते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि ये लोग, ये जजेस जो हैं बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, और ये लोगों ने पहले सुझाव मांगे इंक्लूडिंग द सॉलिसिटर जनरल, और तब जाके उन्होंने सबको कोडिफाई करके 3 पन्ने में बड़े बड़े में एक एक चीज को, प्रोसीजर, हर स्टेज को उन्होंने ले डाउन कर दिया। तो आप निश्चिंत रहिए कि ये जो है अब किसी की हिम्मत, जो ये तो अपना हाकेंगे कि वो क्या बिगाड़ लेंगे, हम ये हैं वो हैं, लेकिन बाबा की ये हिम्मत नहीं है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का वो जो है उसमें वो वहां पर खींचे जाए, है ना। तो ये जो आपका सोचना है कि कोई भी वायलेट करेगा, ये पॉसिबल अब नहीं है, उनको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो मैं आपको कहना चाहता था, मैं गवाई साहब का जो अपॉइंटमेंट हुआ है, मैं उसका एक पैरा जो ओरिजिनल वो जो है सुप्रीम कोर्ट का नोटिफिकेशन कॉलेजियम का, मैं आपको वो पढ़ना चाहता हूँ। तो आप सोचिए कि क्या मैंने किस तरह की कोर्ट है। Mr. Justice Gawai was appointed as a judge of Bombay High Court on 14th November. Itna has been functioning there since. He stands serial number 8 in combined seniority of High Court judges on all India basis. कौन सा सीरियल नंबर 8? और फिर क्या लिखते हैं, ये गगोई साहब का है। His recommendation in no way is misconstrued to mean that 3 senior most judges from Bombay High Court who are serving are less suitable than Mr. Justice Gawai.
ऑन हिज अपॉइंटमेंट, ये सबसे बड़ी बात, द सुप्रीम कोर्ट bench will have a judge belonging to scheduled caste category after about a decade. आप शायद समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि एक डेकेड के बाद एक शेड्यूल कास्ट को आप जज बना रहे हैं, और ऐसा, और लिखने की क्या जरूरत थी, जैसे एहसान कर रहे हैं। और कितना उन्होंने, ही वाज 8th ऑन द सीनियरिटी लिस्ट, और अभी जो प्रेजेंट चीफ है वो 33rd थे सीनियरिटी लिस्ट में, और इनके कोई भी रिश्तेदार जज नहीं थे, उनके रिश्तेदार जज थे। पहले ये दिखाता है कि हाउ रिलक्टेंट यू आर टू मेक अ पर्सन फ्रॉम शेड्यूल कास्ट अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, पहली बात। दूसरी बात, ही इज द बेस्ट परफॉर्मर, माने जो वो है, वो ऐसा लगता है कि ही हैज फेल्ट द पेन ऑफ द पर्सन हुज हाउस हैज बीन डिमोलिश्ड। इतने सरल तरीके से उन्होंने जजमेंट लिखा, जो उन्होंने पोएम भी लिखी, इतने सरल लैंग्वेज की पोएम प्रदीप। तो ये जो मानसिकता है कि हम, और इसको ये मेंशन करते हैं गोगोई साहब, क्या जरूरत थी मेंशन करने की कि ही इज अ मेंबर ऑफ द शेड्यूल कास्ट, जैसे कि वो बहुत ज्यादा उनको ये कर रहे हैं। और आज इनका ये जजमेंट देखिए, यही जज थे जिन्होंने राहुल गांधी का जजमेंट दिया था, खाली एक, और 3 मेंबर की बेंच थी, सीनियर मोस्ट थे, खाली एक सवाल पूछा था कि ये तीनों जजें जो जिन्होंने उनको 2 साल की सजा दी और बरकरार रखी, कि आपने इतने तो आपने लिख दिए उनके खिलाफ, आपने 2 लाइन नहीं लिखी कि व्हाई ही हैज बीन गिवन द मैक्सिमम पेनल्टी। उसको तो आप जस्टिफाई करेंगे ना, अगर आप किसी को सजाए मौत दे रहे हैं जो मैक्सिमम पेनल्टी है, और उसी के ऊपर खारिज कर दिया। तो सही जस्टिस, और जिस तरह का, अगर इनको सही समय बनाया होता तो आज ये चीफ जस्टिस होते, मैं ये बात करना चाहता हूँ। और ये दिखाता है कि हर जगह ये है, काबिल लोग हैं जुडिशरी में बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, और उन लोगों को आगे नहीं लाया जाता है जानबूझ के। ये क्या शोभा देता है कि 10 साल, ओवर अ डेकेड के बाद आपने किसी शेड्यूल कास्ट को अपॉइंट किया एज अ सुप्रीम कोर्ट जज, और उसको आप मेंशन कर रहे हैं। दिस इज ह्यूमिलिएटिंग टू ऑल ऑफ अस। और ही इज द बेस्ट, आज जो उन्होंने दिया है, देखिए, इवन द गवर्नमेंट, तुषार मेहता को भी उन्होंने बहुत इज्जत दी, सारा सजेशन लिया, सारे पॉइंट्स उनके डील किए, और उनको सेपरेटली थैंक किया। कोई भी इस जजमेंट से जो है ये क्रिटिसाइज कहीं से भी नहीं कर सकता है। रूल ऑफ लॉ समझाया कि एक जो है घर की क्या वो होती है प्रायोरिटी उसके, एक आदमी के उसमें, कि कितना भी टूटा फूटा हो, लीक कर रहा हो, हवा जा रही है, इधर भी है, बट नो किंग कैन एंटर हिज हाउस। जो वो कहता है ना कि माई हाउस इज माई कासल, तो उस चीज को उन्होंने समझाया। इट इज सच अ प्लेजर टू रीड दैट जजमेंट। तो हम ये कह रहे हैं कि कहीं लूपहोल नहीं है, ये मत समझिएगा कि ये लोग जो मन में आएगा वो मनमानी कर लेंगे। बहुत ही अच्छा जजमेंट। अरुण जी, मैं फिर आपके पास वापस आ जा रहा हूँ। वही बात है कि अगर इस सिस्टम में भी कोई सही में अगर बात अपनी कराना चाहता है और केवल उन्हें, तो कंप्लीट ऑर्डर दिया जा सकता है जो इसने कहा। और इस तरह के, एक इस तरह के तमाम उदाहरण हैं। लेकिन हाल के दिनों में क्यों हो गया है कि न्यायालय में जज साहब बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, मतलब टिप्पणी खूब देंगे, खूब ज्ञान देंगे, लेकिन जब जब लिखने की बात आएगी, जब ऑर्डर डिक्टेट करने की बात, तो या तो पेन काट जाएगी या वो शब्द नहीं निकलेंगे। ये और एक नहीं, अनेक बार हुआ है। बहुत दिनों बाद एक कंप्लीट ऑर्डर मिला है जहां पे सारे पक्षों को बांधने की कोशिश की गई है। अरुण भाई, ये क्यों हो रहा है? नहीं, देखिए, मैं एक बात वो थोड़े से घुमा फिरा के कहना चाहता था कि हमें, जब आपने वो कहा और मैंने वो सर्कुलर जो पढ़ा कि कम से कम हम उम्मीद करते हैं 80 से 100 जज पिछले 10-15 साल में अपॉइंट हुए, और उसमें एक आदमी शेड्यूल कास्ट का। आप इस बात को समझिए। और कितने भाई भतीजे में नेपोटिज्म में अपॉइंट हुए, और वो आदमी सबसे काबिल निकला। मैं ये बात नहीं कहना चाहता था कि जो अपर क्लास के जो लोग हैं वहां बैठ के इनकम्प्लीट जस्टिस करते हैं, जो आप बात कर रहे हैं, हाई फाई बात करते हैं, ये जो है जमीन की बात करते हैं क्योंकि वहां से आए हैं। एक जगह वो लिखते हैं कि अपार्थेड, स्लेवरी एंड अनटचेबिलिटी,
आर एग्जाम्पल्स ऑफ डिनायल ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड ह्यूमन डिग्निटी। तीनों को जोड़ा, अनटचेबिलिटी इज एज बैड एज स्लेवरी, एज बैड एज अपार्थेड, रंग के नाम पर भेदभाव करने का। तो ये कौन आदमी ऐसा लिख सकता है? क्या आप सोच सकते हैं जो चंद्रचूड, वो हार्वर्ड और ये सब, वो इस लैंग्वेज में और इस तरह का वो ऑर्डर लिखते कि क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? जिस आदमी ने ये डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है या उसके बिरादरी के लोगों ने फेस किया है, जिसके साथ एक वो सिस्टमिक इनजस्टिस हुई है, वही आदमी इस चीज को फील करके इस तरह का ऑर्डर लिख सकता है। मैं ये बात कहना चाहता था। और ये जो हमको लगता है, इसके पहले वो बालकृष्णा रहे होंगे और उसके पहले वो आपके दोस्त हैं, वो जज जो बॉम्बे हाई कोर्ट के जो कभी कभी आते हैं, शायद सावंत साहब थे, आई एम नॉट श्योर, लेकिन जस्टिस कोलसे पाटिल। हाँ, वो बताएंगे। तो इतना रेयर इवेंट है। तो ये तो पहले तो ये हमारी जुडिशरी जो नहीं फंक्शन कर रही है, क्योंकि उनका खुद ही सोचने का तरीका अलग है, अपर क्लास मेंटालिटी है कि ठीक है, या बहुत सारे कवर्ट जो हैं जो आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं। अरे इनका तो अपॉइंटमेंट हो गया, यही हैरानी की बात है। ये प्रोबेबली वो शेड्यूल कास्ट के थे, नहीं तो इस पर तो ये फाइल पर ये बैठ जाते। और ये कहीं भी ऐसा इनका आप कभी भी नहीं देखिएगा। आज ही इन्होंने एक ऑर्डर पास किया, प्रशांत भूषण चले गए कि ये दवा का साइड इफेक्ट डॉक्टरों को बताना चाहिए हर पेशेंट को, उसका राइट है। अब बोले कि यार उसको तो पेशेंट को देखने का समय नहीं, और आप कह रहे हो कि वो ये बताए कि क्या साइड इफेक्ट है और डिस्ट्रैक्ट हो जाए। तो बड़े प्रैक्टिकल आदमी हैं। मतलब कि मैं इनका जो भी जजमेंट देखता हूं, वो लगता है कि अरे तो सच अ प्रैक्टिकल मैन। आप देखिए, लोगों ने क्रिटिसाइज किया वो SC ST में कि सब कैटेगराइजेशन में भी रिजर्वेशन होना चाहिए, इनके ऊपर जो क्रिटिसिज्म किया, और ये नहीं कि ऊपर वाले जो शेड्यूल कास्ट में है दे शुड कॉर्नर ऑल द रिजर्वेशन। उन्होंने क्या गलत कहा? यही तो वहां पर क्वेश्चन था। पंजाब गवर्नमेंट ने ये काम किया और उसकी वैलिडिटी वो चैलेंज हो रही थी, तो उसको उन्होंने लेके उसके ऊपर एडजुडिकेट करके उसको पूरा बताया कि ठीक है, उसमें आप करो तो वो जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होगा। जिसको कि जो लोग कॉर्नर करते हैं या अपर जो सब क्लासिफिकेशन में, उन लोगों ने क्रिटिसाइज किया। तो वंडरफुल जज। और ये जो जजमेंट, एक कहते हैं ना कि द जज स्पीक्स थ्रू हिज जजमेंट। तो गवाई साहब ने उस चीज को, वो चंद्रचूड साहब कितने भी हाई फाई करें, ये उनकी जिम्मेदारी थी। अगर वो कंसर्न थे तो इसको सुओ मोटो लेते, न कि अडानी का मामला सुओ मोटो लेके उसको क्लीन चिट दिया, और ये लेके जो है उसका वो तुरंत जजमेंट देते या ऑर्डर पास करते। ह्यूमन राइट का वायलेशन है, आदमी का फंडामेंटल राइट टू लाइफ का वायलेशन है। उसको तो आपने जो है, और किसी ने आंकड़ा दिया कि एक दो आदमी नहीं है, करीब लाख जगह जो है ये बुलडोजर चला है। ये हर बीजेपी स्टेट में बुलडोजर चल रहा है, और ये एक कैंपेन का वो हो गया है। और लोगों को ये कि देखिए हम इस तरह से बदला लेते हैं, हमको आप वोट करिए, दिस इज हाउ वी डू जस्टिस। अरे तुमको तो एग्जीक्यूटिव का पावर है, तुम जस्टिस कब से बन गए? तो ये सब चीजें जो हैं, आप यू कैन नॉट सेपरेट द जजमेंट फ्रॉम द मैन। हम ये बात कहना चाह रहे हैं। और एक भी कभी भी उनको आप इधर उधर इंटरव्यू देते हुए नहीं देखिएगा, चुपचाप अपना काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। और दिस मेक्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस कि ऐसे लोग जो डिप्राइव लोग हैं, वो लोग जो है अपेक्स कोर्ट में आवे। ना महिला आती है, उसका एग्जाम्पल जस्टिस नागरत्ना है, वो देखिए उनके भी जजमेंट्स वैसे ही हैं। ये क्या कारण है कि ये लोग जो माइनॉरिटी में हैं, जो लोग जज बनते हैं, दे आर डूइंग फुल जस्टिस टू द कॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ये बात मैं उठा रहा हूं। और ये निश्चिंत रहिए, जो कहा गया, किसी की भी हिम्मत नहीं होगी वायलेट करने की। अरुण भाई साहब, मैं एक बहुत छोटा सा चीज पूछ लूं, क्योंकि आपने ये बात कही महिला और इन लोगों का।
जस्टिस कुरैशी का भी याद रखना होगा इस देश को। इसलिए याद रखना होगा कि एक ऐसा जज जो गुजरात से उठ के आता है, हाँ उसको हाँ एक छोटी, उसको एक बड़ी, उसको बंबई से फिर भेज दिया जाता है एक छोटी सी किसी स्टेट, नॉर्थ ईस्ट स्टेट का, जहां 2 जज की या 3 जज की स्टेट है, वहां भेजा जाता है। पूरी गुजरात की बात उसके पक्ष में खड़े होकर पिटिशन डालती है। यस और राइट और नहीं, और सिर्फ यही नहीं, दर्शकों को यह भी पता होना चाहिए, इस देश के जो पहले 5-7 जो लिविंग इस समय प्रैक्टिशनर है, उसमें रोहिंटन नारिमन का नाम आएगा। उस रोहिंटन नारिमन ने एज सुप्रीम कोर्ट के जज उस कॉलेजियम को नहीं होने दिया कि जब तक कुरैशी साहब का आप एलिवेशन नहीं करेंगे मैं ये नहीं होगा। और वो जो भी रहे 18-20 महीने रहे, वो एक भी कॉलेजियम नहीं किया। उनकी ये प्री कंडीशन थी कि एक आदमी के साथ जाती हो रही। मैं इसलिए इस नाम देखिए को ले रहा हूँ, बहुत एक वेरी क्विक रिएक्शन ऑन दैट। देखिए आपने बहुत सही कहा कि ये जो अपॉइंटमेंट है ये हमको लगता है नारीमन साहब का अपॉइंटमेंट है। क्यों? हम ये बात जानते हैं वहां निगोशिएशन होता है। तो जब कॉलेजियम में उसके पहले जो थे, जो 2 अपॉइंटमेंट हुए, उसको इन लोगों ने, जब महिला कांड हो गया और उसके बाद अरुण मिश्रा आए, तो वो दोनों अपॉइंटमेंट को उन्होंने चेंज कर दिया, जिसके बारे में जस्टिस लोकूर ने बोला। जस्टिस लोकूर कॉलेजियम में थे, उनका 2 अपॉइंटमेंट बदल के जस्टिस खन्ना का अपॉइंटमेंट किया गया। और जब जस्टिस खन्ना का अपॉइंटमेंट किया गया तो उसके बाद उन्होंने 33 लोगों को ये किया, और ये नेक्स्ट अपॉइंटमेंट था। उस समय क्या हुआ कि नारीमन साहब कॉलेजियम में आ गए और वो बॉम्बे हाई कोर्ट के थे। तो हमको ये लगता है कि नारीमन साहब का बहुत बड़ा रोल रहा होगा जस्टिस गवाई को सुप्रीम कोर्ट लाने में। और जो दूसरी बात आपने कह रहे हैं वो आप एकदम सही कहे। उन्होंने कहा कि जब तक जस्टिस कुरैशी का ये अपॉइंटमेंट नहीं करते हैं, आई विल नॉट अप्रूव एनी कॉलेजियम मैटर्स। और वहां वो मामला जो है वो अटका रहा। वो शायद बोबडे साहब के समय हुआ या उनके बाद के उसमें हुआ कि किसी का भी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो नारीमन जैसे लोग अगर अगर कॉलेजियम में रहें या रिटायरमेंट के बाद उनको जुडिशियल कमीशन में रखा जाए तो अपॉइंटमेंट सब अच्छे होंगे। तो और मैंने इसीलिए देखा ये जो ऑर्डर है, इट इज साइंड बाय जस्टिस नारीमन आल्सो।